ईवी लेने के बाद लोग पैसों के रिग्रेट में नहीं रहते, बल्कि उनको रिग्रेट होता है उनके डिसीजंस का। रेंज झूठी लग जाती है, टाइम टू चार्ज जो है वो झूठा लग जाता है, सब बताई हुई चीजें झूठी लग जाती हैं और इसी वजह से रिग्रेट भी बढ़ते जाता है। देखिए, पहले बात करते हैं क्लेम्ड रेंज वर्सेस रियल लाइफ रेंज। तो बहुत सारे कंपनी जो है वो आपको क्लेम्ड रेंज दे देते हैं। वो बोलते हैं आप जैसे गाड़ी चलाओगे उसके हिसाब से रेंज मिल जाएगी, बट इन रियलिटी आप कुछ भी कर लो वो रेंज फुल्ली मीट कभी हो ही नहीं पाती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गाड़ी की रेंज 545 किलोमीटर बताई गई है, वो गाड़ी उतनी चलती ही नहीं है। वो गाड़ी फॉर एग्जांपल 350 टू 400 मैक्स टू मैक्स वो चल जाती है। इसका कारण ये है कि एक्सपेक्टेशन कंपनी ने सेट कर लिया, बट इन रियल लाइफ वो गाड़ी कभी उतनी चल ही नहीं पाती। इसका कारण हाँ एक है ड्राइविंग स्टाइल, आप गाड़ी कैसे चलाते हो वो तो मैटर करता है। दूसरी चीज़, इंडिया के रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे होते तो शायद रेंज बहुत अच्छी खासी मिल जाती, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग उतनी रेंज आपको इंडियन रोड्स पे नहीं मिलती। तीसरी चीज़ है ट्रैफिक हमारे बीच में कहीं भी कोई भी आ जाता है, जिसके वजह से हम एकदम से ब्रेक कर देते हैं या फिर एक्सेलरेट कर देते हैं उस आदमी को मिस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उतनी रेंज आपको रियलिस्टिकली कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो रेंज जो है वो गाड़ी को एक रोलर पे चढ़ाया जाता है और उसके हिसाब से रेंज बताई जाती है। गाड़ी ज़्यादातर टाइम पे फुल्ली कभी टेस्टेड ही नहीं होती कि रेंज कितनी मिलेगी। मैन्युफैक्चरर को पता होता है कि रेंज इतनी ही मिलेगी, बट एडवर्टाइज करने के लिए वो नंबर जो है वो बढ़ाकर बता देते हैं। फिर हाईवे पे भी रेंज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इसका कारण ये है कि कॉन्स्टेंटली आप पावर देते रहते हो गाड़ी को हाईवे पे। फॉर एग्जांपल, अगर हाईवे की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर्स पर आवर है, तो गाड़ी आपकी, मान लीजिए आपने 80 पे क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है, कोई आपके बीच नहीं आ रहा, आप किसी के बीच में नहीं आ रहे, बट कॉन्स्टेंटली आपकी गाड़ी को तो पावर ज़रूरी है 80 किलोमीटर्स पर आवर मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं होता, जिसके वजह से आपको लग सकता है कि रेंज उतनी नहीं मिलेगी। लगना क्या है, नहीं मिलेगी। और इसी जर्नी में कोई कभी कैलकुलेट ही नहीं करता कि हीट बहुत ज़्यादा है या कोल्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैटरी का टेम्परेचर वेरी होता है और उसके वजह से अल्टीमेटली रेंज अफेक्ट होती है। फिर दूसरी चीज़ है चार्जिंग कन्वीनियंस। बहुत लोगों को लगता है कि हम ईवी अगर ऑन करते हैं, घर पे चार्ज करेंगे और बस हो गया काम। ऐसा नहीं होता। दो सिनारियो बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि आप इंडिपेंडेंट हाउसिंग या फिर एक बंगले में रहते हो। उस बंगले में आपका ही राज है, आप जहाँ चाहे वहाँ पर ईवी का चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं और गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। फिर चार्जर लगाते वक्त आपको रियलाइज़ होता है यार हमारे घर का मीटर जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता इतनी ज़्यादा पावर, तो हमें एमएससीबी के पास या फिर जो भी आपका प्रोवाइडर है उसके पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारी पावर आप बढ़ा दीजिए। वो अलग मीटर लगेगा, उसके अलग से चार्ज लगेंगे, गवर्नमेंट प्रोफेशनल है तो पैसे भी लेंगे। ये सारी चीज़ें एक एडिशनल कॉस्ट दे देती है, जिसके बाद आपका चार्जर जो है वो लग जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में अगर रहते हैं तो कोई भी चीज़ आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के लिए अलग अलग मीटिंग होंगी, टाउन हॉल में वगैरह जो भी है वहाँ पर मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद वो शायद आपको एनओसी दे दे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्किंग में से वायर होकर जा रही है, आप अगर ये तोड़ दोगे वो तोड़ दोगे तो कैसे होगा, क्या होगा। इसके बीच में आप मीटिंग में फंस जाते हो और वहाँ पर आपको शायद एनओसी ना मिले। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है जो बहुत लोग सोचते ही नहीं है। ये तो प्राइवेट चार्जिंग हो गया। पब्लिक चार्जिंग का क्या है? देखिए, अगर आप पब्लिक चार्जर पर आज जाते हो और अगर आपको लगता है कि हर पब्लिक चार्जर फास्ट चार्जर है, दूसरी चीज़ वो चल रहा है, ये दोनों गलत फहमियाँ हैं। हर पब्लिक चार्जर नहीं चलता और जिसके वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हो, आपने कैलकुलेट कर रखा है, सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली आपने कि ये चार्जर शुरू है, ये चार्जर नहीं शुरू है, आपको अलग अलग एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप चल रहे हो। वो चलते चलते आपको बाद में रियलाइज़ होता है उस चार्जर पे पहुँचने के बाद कि यार ये चार्जर तो चल ही नहीं रहा, किसी ने तो बोल रखा है कि चार्जर चल रहा है, या फिर उस चार्जर पे किसी ने गाड़ी ऑलरेडी लगा कर रखी है, उसके वजह से हम चार्ज नहीं कर पा रहे। उसका चार्जिंग होने के बाद हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो वहाँ पर हमारे 1.5-2 घंटे ख़राब हो गए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ ईवी के बारे में ख़राब ही है, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बस ख़राबी चीज़ें बताता हूँ, बट ये रियलिटी है जहाँ पर ये चीज़ आप पेट्रोल कार के साथ नहीं एक्सपीरियंस करते। पेट्रोल कार, डीजल कार में आप पेट्रोल भरवाते हो, डीजल भरवाते हो, 5-10 मिनट का टाइम लगता है और निकल जाते हो। ये बात सीएनजी के साथ मे बी ना हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीएनजी पंप, कितनी बड़ी लाइन है, ऑल दैट।
तो अगर वक्त की ही बात कर रहे हैं तो टाइम के बारे में भी कोई बताता नहीं है। देखिए, घर पे अगर आप नॉर्मल चार्जिंग करते हो, रूटीन आपका सेट करते हो, तो वहाँ पर मे बी प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। आप घर पे चार्जिंग को लगा रहे हो, गाड़ी आपकी रात भर में गाड़ी आपकी डेडिकेटेड परसेंटेज पे चार्ज हो रही है, और उसके बाद आपका जैसा दिन चल रहा है वो चलने देते हो। दैट इज योर रूटीन। अगर रूटीन के बाहर जाए तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बट फास्ट चार्जिंग भी अगर आप कंसिडर करो, आप बोलते हो कि फास्ट चार्जिंग हमारी हो जाती है गाड़ी 50 किलोवाट आवर से, 60 किलोवाट आवर से, 120 किलोवाट आवर से, तभी भी गाड़ी को चार्ज करने के लिए लगभग आधा घंटा तो लग जाता है। इसका कारण यह है, 150 किलोवाट आवर की भी अगर आपकी गाड़ी में चार्जिंग होगी तो वो मे बी 50% जो है आपकी गाड़ी फास्ट चार्ज हो जाती है, या फिर 60% तक। उसके बाद चार्जिंग जो है वो स्लो डाउन होता है, और स्लो डाउन होने के बाद वो ओवर टाइम जो है वो थोड़ा स्लो होते ही जाता है, जब तक आपकी डेडिकेटेड परसेंटेज हिट नहीं होता। तो हाँ, 50% फास्ट चार्ज होगी, उसके बाद बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते कि तभी भी रुकना पड़ता है। वो लिनियर ग्राफ नहीं है, वो बस फ्लैट आउट हो जाता है ऊपर बाद में। और उसके वजह से क्या होता है कि अगर आप लंबे ट्रिप पर जाना चाहते हो तो आपको लगता है कि पैसा बहुत बचेगा, सब चीज़ें ठीक होगी, बट ऐसा नहीं होता। अनवांटेड स्टॉप जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। आपको शायद थोड़ा भटकना पड़े एक अच्छा चार्जर ढूंढने के लिए, और हाँ, चार्जिंग के लिए टाइम भी एडिशनल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। चौथी चीज़, सेविंग्स मिथ हो जाती है एक टाइम बाद। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अगेन कंसिडर नहीं करते लोग। एक तो है चार्जर की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट। हर कार की में चार्जिंग की वायर आती है, वो वायर एक स्पेसिफिक लेंथ जो है वो उन्होंने डिसाइड करी होती है, जब तक वो वायर फ्री होती है। उसके बाद आपको पर मीटर वो वायर की कॉस्ट एडिशनल देनी पड़ती है। वहाँ पर खर्चा बढ़ गया। अब वो एडिशनल वायर लगाने का अलग से लेबर लेंगे, सब चीज़ें लेंगे, एक छोटी मोटी चीज़ करने के लिए भी अलग से लेबर लेंगे। ये बात कोई बताता नहीं है। और ये चार्जर लगाने के लिए पैसा एडिशनल लगता ही है। जैसे आप एसी खरीदते हो और एसी का एडिशनल चार्ज लगता है, जबकि आपको बताया जाता है 1,500 रुपये में, 2,000 रुपये में बैठ जाएगा। नहीं, वो पैसा बड़ा सा बिल लेकर आते हैं, तब जाकर आप शॉक हो जाते हो कि यार मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ा। और इसी में दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी चीपर है, फ्री बिल्कुल नहीं है। स्पेशली अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो ठीक है, चीपर, सिग्निफिकेंटली चीपर बन जाता है। अगर आप पब्लिक चार्जर पर जाते हो तो हर यूनिट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। घर पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट में भी 10 to 12 रुपीज़ पर किलोवाट आवर होगी। बाहर वो कॉस्ट लगभग 19, 20, 21 रुपये बन जाती है, क्योंकि वो आप फास्ट चार्जर लगाते हो तो फास्ट चार्जिंग के हिसाब से प्राइस ज़्यादा बन जाती है। हाँ, हो सकता है कि आपकी गाड़ी 1,500 किलोमीटर में 300 किलोमीटर जा रही है, बट दैट इज स्टिल मोर कॉस्ट देन व्हाट यू हैड एंटिसिपेटेड। पेट्रोल गाड़ी से तो सस्ता ही है, बट कॉस्ट उतनी ज़्यादा ऑफसेट नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कंपेयर इट टू अ CNG कार। अब ये सारी चीज़ें हो गई, बट इंश्योरेंस की कॉस्ट के बारे में भी कोई बोलता नहीं है। इंश्योरेंस कॉस्ट हर EV की ज़्यादा होती है। इसका एक कारण ये है कि रिस्क जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है EV के गाड़ियों में, क्योंकि बैटरी लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कभी वो गाड़ी जल जाए तो फिर इंश्योरेंस को पैसा भरना पड़ेगा। तो लायबिलिटी जो है इंश्योरेंस कंपनी की वो ज़्यादा होती है। एक चीज़ वो। दूसरी चीज़, लायबिलिटी ज़्यादा भी है क्योंकि प्राइस गाड़ी की फंडामेंटली ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नेक्सॉन पेट्रोल लेते हो तो यू कैन स्टार्ट ऑफ एट अबाउट 12 lakhs, बट अगर आपको नेक्सॉन EV लेनी है तो 16-17 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये जो बड़ा सा गैप बन गया है बीच में, इफेक्टिवली आपकी गाड़ी की एक शोरूम प्राइस बढ़ गई है, जिसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कंपेरेटिवली, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है हम बढ़ा रहे हैं, आपको वो भरना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बैटरी और रेंज एंग्जाइटी की। देखिए, पहली चीज़, बैटरी डिग्रेड होती है। वो आपकी कार क्यों ना हो, स्कूटर क्यों ना हो, फ़ोन क्यों ना हो, लैपटॉप क्यों ना हो, हर बैटरी डिग्रेड होती है विद चार्जिंग साइकिल्स। तो गाड़ी की बैटरी बड़ी होती है, एक्सपेंसिव होती है। अगर आप उसको फास्ट चार्ज बार बार करोगे तो बैटरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके सेल्स जो है इंडिविजुअली वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसके वजह से बैटरी पैक आपको अल्टीमेटली एट सम पॉइंट इन टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब हो सकता है आपकी गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है वो बोल दे हम लाइफ टाइम वारंटी देंगे, और लाइफ टाइम वारंटी के हिसाब से हम बैटरी फ्री में रिप्लेस कर देंगे। दूसरा केस ये है कि वो बोलते हैं भाई वारंटी तो ख़त्म हो गई, आप 3-4 लाख रुपए डालिए, नई बैटरी खरीद दीजिए, और फिर हो गई बात। फिर बात यही आती है ना कि आपने तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख किलोमीटर विदाउट प्रॉब्लम गाड़ी चला ली, तो 1 लाख किलोमीटर के बाद आपने पैसा बहुत बचा लिया, बट वही पैसा अगर आपको नए बैटरी खरीदने में लग रहा है तो आपने सेविंग्स कहाँ करी। और बैटरी जैसे डिग्रेड होते जाती है उसकी रेंज भी ड्रॉप होती है। अगर रेंज ड्रॉप हो रही है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, और चार्जिंग इंटरवल जो है वो कम हो जाता है, आपको फ्रीक्वेंटली गाड़ी चार्ज करनी पड़ती है।
ये भी एक बात बन जाती है और वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों सर्विस की। हर ईवी की आपको अच्छी सर्विस मिलेगी ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। इसका एक कारण ये है कि ईवी रिलेटिवली इज़ अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। न्यूअर टेक्नोलॉजी लोगों को सीखने में उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। स्पेशली अगर आपको गाड़ी सर्विस करवानी है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाता है। तो ईवी के लिए आपको अलग से टेक्नीशियन रखने पड़ते हैं अगर आप शोरूम चलाते हो तो। बट टेक्नीशियन अलग से होते हैं, उन हर टेक्नीशियन को ईवी पता है ऐसा नहीं होता। बिकॉज अगेन ईवी 400-500 वोल्ट पे चलती है या फिर ज़्यादा वोल्ट पे भी चलती है, जिसकी वजह से करंट आपको बहुत तेज़ी से लग सकता है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर टेक्नीशियन ईवी पे काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मान लीजिए आपकी ईवी में प्रॉब्लम आ गया, छोटा प्रॉब्लम है, आप लोकल गैराज पे चले गए, लोकल गैराज वाले को बताया कि भाई ये एरर आ रहा है गाड़ी में, तो उसका क्या कर सकते हो आप? वो बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि एक तो आपकी गाड़ी की बैटरी की वारंटी ख़राब हो जाएगी, दूसरी चीज़ हम इस गाड़ी पे काम ही नहीं कर पाते, हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हमें उसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं और हम सीख भी नहीं पाते क्योंकि इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो ईवी की बैटरी अगर आप बोलोगे कि मुझे चेंज करो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बैटरी मुझे मिलेगी ही नहीं कभी। आपको जो है वो जाकर सर्विस सेंटर में जाकर चेंज करना पड़ेगा, ये मैकेनिक बोलेगा। मैकेनिक ज़्यादा ईवी पे काम नहीं करते। अगर उसका गियरबॉक्स का ऑयल जो है वो चेंज करने बोलोगे तो ज़्यादातर मैकेनिक मना ही कर देंगे, क्योंकि उनको सिस्टम ठीक से पता ही नहीं है। तो वहाँ पर ओवरऑल इकोसिस्टम का प्रॉब्लम आ जाता है। बिकॉज पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ जो है वो कोई भी मिस्त्री खोल देता है, कभी कभी वो ठीक से लगा देता है, कभी नहीं लगाता, बट फंडामेंटली वो बोलता है कि हाँ भाई गाड़ी पे तो काम करेंगे। ईवी पे सीधा सीधा आपको बोल देते हैं नहीं करेंगे काम। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर के बग्स। ईवी में आपको सॉफ्टवेयर बग्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि पूरी गाड़ी ही सॉफ्टवेयर पे चलती है। इट इज़ एन आईपैड ऑन व्हील्स। ये गाड़ी सॉफ्टवेयर पे ही चलती है। सॉफ्टवेयर पे चलती है तो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन में भी आते हैं, लैपटॉप में आते हैं, गाड़ी में क्यों नहीं आएंगे, गाड़ी में भी आते हैं। हाँ, ओवर टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये प्रॉब्लम चले भी जाते हैं, थोड़े दूसरे नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। सॉफ्टवेयर के बग्स कहते हैं इनको। हमने काफ़ी बार देखा है कि महिंद्रा की गाड़ी में, टाटा की गाड़ी में स्क्रीन बंद हो गई। ये इनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स कहते हैं, सॉफ्टवेयर के बग्स कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद कस्टमर कंप्लेंट भी नहीं करता, बट इनिशियली वो प्रॉब्लम तो आया ना। तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवी गलत चीज़ है, ईवी खरीदने का डिसीजन गलत ही होता है। हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए ईवी लेना या ना लेना उनके हिसाब से सही या गलत प्रूव हो सकता है। अगर आपको आपका रूटीन पता है, आपके सिटी रन ज़्यादा होने वाले हैं, हाईवे पे आप स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स अब ज़्यादा नहीं करते, तो आपके लिए 100% ईवी बनी है। अगर आप इजीली चार्जर भी लगा पाते हो तो इट इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। बट अगर आपके कभी भी ट्रिप्स बनते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव ऑफन करते हो, आपको चार्जिंग पॉइंट्स बार बार नहीं ढूंढने, तो आपके लिए दिस कैन बी अ नाइटमेयर। तो आपको सेंस ही नहीं बनेगा कि ईवी खरीदो। इससे अच्छा आप डीजल खरीद लो, पेट्रोल खरीद लो, सीएनजी खरीद लो। सीएनजी और डीजल में रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो। हर बार ईवी ही सही आंसर है ऐसा भी नहीं होता। तो एक्सपेक्टेशन आप अगर गलत ही रखोगे तो आपको रिग्रेट 100% होना है। और इसी के साथ मैं साइन आउट करता हूँ। आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।